अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। पास पेयर्स में आए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं आज। क्वेश्चन 23 पढ़ लें। ये टीएल को बेचने के बाद जो बाकी बच गई वो है। अच्छा, ये मैंने सवाल हस्बे तौफीक कहे थे एक दो, अगर तौफीक हुई हो किसी को। नहीं, किसी को नहीं। जून 12 एक कहा था मैंने, किसी को नहीं हुई है। किया है? हाँ किया है पूछने से बात है। चलो फिर भी मैं ब्रेक दूंगा तो पूछ लेना। पास्ट पेपर्स क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लें। चलिए आप पढ़ ही लें, आप 23 कर लो ना रिकॉर्ड टाइम में जरा। है? नहीं नहीं, तो सही सवाल है। सब्सिडी 2 दफा भेजी है। हाँ हाँ, 2017 कॉन्वर्ट्स कंसोलिडेशन या बाकी पूछ रहे हैं? 16 दिसंबर 16। पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 23 जो कि दिसंबर 17 बनता है। शाकिर, मशकूर, बाकिर पढ़ लें, करता हूँ। 10 का भी हो सकता है, लेकिन फिर वो नंबर नहीं बनते ना जस्टिफाइड। नहीं, 50 का एक नहीं था। नहीं, 4 कंपनीज तो नॉर्मल है, इसमें भी 4 है।
हाँ जी, इसमें किस किस सब्सिडरी के साथ क्या क्या हो रहा है? एसएल ने एक तो बीएल में, एसएल नहीं है, एसएल ही ना, एसएल ने बीएल में कितना इन्वेस्ट किया? 80%। और बस अच्छा, उसके बाद एमएल में 80 किया था, फिर इसमें से 20 बेचा तो पीछे रह गया 60, फिर 35 और बेच दिया तो पीछे रह गया 25। यानी सब्सिडरी से बड़ी एस से छोटी एस बनी, फिर और हवा निकल गई तो ए बन गई। एस से एस भी है तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी, और सब्सिडरी बिग के एसोसिएट हो गई तो गेन ऑन डिस्पोजल। यानी एक ही सब्सिडरी को छोटा एस भी किया और फिर उससे छोटा करके ए भी बना दिया, तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी वाली एडजस्टमेंट भी है सवाल के अंदर, और गेन ऑन डिस्पोजल भी निकालना है। और क्या है? और बीएल ने आगे कहीं इन्वेस्ट किया है तो बीएल की आगे कोई जॉइंट वेंचर है 40%। जॉइंट वेंचर है, जॉइंट ऑपरेशन है, कैसे पता? लिखा हुआ। चले ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिसंबर 17, एसएल ग्रुप कंसोलिडेटेड SOFP एज एट जून 30, 2017। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं कोई? करंट लायबिलिटीज पीपी 16,500, 5,600, इसको करना है साथ? नहीं, एमएल को तो डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो इसलिए सिर्फ बीएल को कंसोलिडेट करना है। एमएल लिखवा दिया। कितना? 11,000। और कोई नॉन करंट एसेट? करंट स्टॉक 24141750। अच्छा, एमएल को बेच दिया, ठीक है, सिर्फ बीएल को कंसोलिडेट कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड एंड अदर भी होंगे सर, हाँ ठीक है, 2200, 1800, और कैश एंड बैंक 1600, 1900। ये को 2-3 लाइनों की जगह रखा करें नॉन करंट में। कैपिटल प्रीमियम है, और अदर जब है कोई बात नहीं, हम डाल लेंगे रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई। अदर पेबल्स आ गए 4400, 1070, बस। गुडविल एमएल में और बीएल में। जॉइंट ऑपरेशंस में भी चेक करनी है गुडविल के नहीं करते? उसमें जॉइंट ऑपरेशंस प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होती है, बिल्कुल करते हैं चेक, बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये खुद ही तो शुरू में क्रिएट किया है मिलके, और फिगर भी टैली हो जाएगी
पॉइंट नंबर 5, वैसे तो अभी थोड़ी देर बाद आ जानी है बात, लेकिन मैंने कहा चलो गुडविल बता रहा हूं तो भी क्लियर कर देता हूं। पॉइंट नंबर 5 में जॉइंट ऑपरेशन शुरू किए थे साल के शुरू में, कितने रुपए लगाए थे? 1550। बीएल का हिस्सा कितना बना? और वही 620 इन्वेस्टमेंट में आ रहा है, तो इसकी गुडविल का कोई तुक नहीं है। ठीक है, तो बस ये दो हैं इनकी गुडविल। और एमएल का एक और कॉलम बना लेता। हाँ, गुडविल कैलकुलेट करते ही परसेंटेज के हिसाब से, जॉइंट ऑपरेशंस में गुडविल हम निकालते ही उतने के हमारा हिस्सा कितना है। और प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन ऐसी होती है जैसे नॉर्मल होती है, इन्वेस्टमेंट खत्म, उसके बदले सिर्फ अपना अपना हिस्सा आ जाता है और साथ गुडविल आ जाती है। एमएल का एक तीसरा कॉलम जी, क्या किया? चले रहने दें। पॉइंट 5 में अभी वो पॉइंट 5 तक पहुंचूंगा ना तो दोबारा समझा दूंगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं यहां एमएल का एक तीसरा कॉलम और बना लेता अगर जगह होती तो। एमएल को खरीदा था 1 जुलाई 14, 80% खरीदा था। उसके बाद 1 जुलाई 16 को 20 बेच दिए, बाकी रह गए 60। फिर 30 जून 17, इससे आगे जा ही नहीं रहा सवाल, इसी दिन ही वो 40 हो गया। लेकिन इससे आगे कोई टाइम गुजरा होता तो हम रिटेन अर्निंग में हिस्सा लेते ना। ईयर एंड पे आके वो 40 नहीं, सॉरी 25, तो वो ईयर एंड पे आके एसोसिएट बना है। अगर ईयर एंड से पहले बना होता ना लेट्स से यहां, तो हम एमएल के 3 कॉलम बनाते हैं। तो अब ये 2 कॉलम हैं, तीसरे की जरूरत नहीं है, वरना तीसरा कॉलम भी बनता। चलिए अब ये लिख ही लिया मैंने। तो रिटेन अर्निंग्स इस दिन क्या थी? एमएल की इस दिन रिटेन अर्निंग्स क्या थी? इस दिन क्या थी? नहीं यार, मैं ऐसी नहीं जज्बाती होकर फिगर देख लेते, वर्क बैक करनी पड़ेगी। आज कितनी है एमएल की रिटेन अर्निंग्स? 3200। यहां से एक साल पीछे जाना है, तो इस साल का पैट कमाया 700, ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बुलेट पॉइंट पॉइंट नंबर 2 के चौथे बुलेट पॉइंट में। तो वापस चले जाएं तो 2500। एसएल की रिटेन अर्निंग्स कितनी आज? 6189। बीएल की 6000। एमएल इस रेंज के लिए ये माइनस ये
और इस रेंज के लिए 3200 माइनस 2500। और बीएल की नहीं पता। ये 2500 उल्टा चल के निकाला। चले जी, होगी जगह तैयार, अब खेलते हैं। पॉइंट नंबर वन, एमएल के शेयर्स 80% खरीदे थे 4400 के। और एनसीआई फेयर वैल्यू पे है, प्रोपोर्शनेट पे, तो ये फिर बाद में। कैपिटल 2200, ये 7 वाले का भी बता दें। 10,000। प्रीमियम किसका? 900। इसका? रिटेन अर्निंग्स 1400। इसकी पता नहीं, देखते हैं। पॉइंट वन में और कुछ, नेट एसेट्स की एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू की कोई नहीं है, बस गुडविल निकल आएगी। पॉइंट वन हो गया। पॉइंट टू बेचने वाला है, वो बाद में देखते हैं। पॉइंट थ्री, शेयर्स कितने में खरीदे थे बीएल के? बस एक ही दफा खरीदे थे, तो ये तो आ रहे हैं सवाल में, ये तो बैलेंस शीट में ही आ रहे हैं 7500। ये बैलेंस शीट से इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वो तो बेच बचा के थोड़े से रह गए हैं। ये वो हैं जो पॉइंट वन में दिए हैं, ये तो खरीदे ही एक दफा थे, तो ये तो बैलेंस शीट में आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, अब ये नेगेटिव गुडविल ले दिए, कराना होगा कुछ ना कुछ वर्क बैक। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हाँ है, बिल्डिंग की 200 यहां लिखूंगा और पीपी में, लेकिन इसमें कहा था कि ये देख लिया करें कि बाद में कहीं बेच तो नहीं दी, तो नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां पर ऐड और पीपी में ऐड। और जिंदगी इसकी 16 साल, और ये वाकया है 1 जुलाई 15, तो 30 जून 16, 30 जून 17। दो सौ कितनी? 25। यहां से लेस और पीपी से लेस। कल मुझे चीज नहीं कहनी याद रही, लेकिन अगर क्या भी देता तो आप कौन सा कर लेना था। IFRS 5 की एक चीज कहनी थी रिवाइज करने को, लेकिन खैर वो करना वरना भी नहीं था आपने। पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4 यूआरपी है, एसएल ने बेचा है कि बीएल ने बेचा है?
बीएल नहीं बेचा है, एसएल्स के क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। और 50 मिलियन की चीजें हैं, इनमें 20% मार्जिन शामिल है, लेकिन उसने इसको कुछ राइट डाउन भी किया है, पता नहीं पूरा किया है कि नहीं, क्या चेक करते हैं। $50 मिलियन का 20%, क्योंकि मार्जिन है, ये आ गया यूआरपी, लेकिन ये और ये क्या बना 10, लेकिन वो 6 ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका है, तो बस 4 और कर लेते हैं। अगर बायर एनआरबी राइट डाउन कर चुका हो तो हम फिर सारा का सारा यूआरपी लेस नहीं करते, वरना तो वो कॉस्ट से भी वो एनआरबी से भी नीचे चला जाएगा वरना, तो इसलिए जितना वो राइट डाउन कर चुका वो रहने देते हैं, बाकी यूआरपी कर लेते हैं। वायलेशन, खिलाफ वर्जी, बेअदबी, हाँ तौहीन हो जाएगी। नहीं, मसला सिर्फ IS2 की तौहीन का नहीं है, मतलब जो रूल है IS2 का के लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, सादा सा रूल है, हम उससे नीचे ले जाएंगे। चलो ठीक है, IS2 की तौहीन हो जाएगी, सही है। क्या बनाइए 4, और सेलर है BL, यहां से लेस और इन्वेंट्री से लेस। और मतलब उस लोअर से नीचे चला जाएगा, एनआरबी तो जा ही रहा है, उस लोअर से नीचे चला जाएगा, यानी वही बात, IS2 का रूल वायलेट हो जाएगा। यानी ग्रुप एंटरवर्सेस की कॉस्ट 40 है ना, तो अगर हमने 44 में से 10 लेस कर दिया तो वो तो कॉस्ट से भी नीचे चला जाएगा। 0.4 हो गया, 0.4 हो गया। 0.5 ये जॉइंट ऑपरेशंस है, ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है, तो पहले हम सब्सिडीज निपटा लें फिर इस पे आते हैं, ये एक बिल्कुल सेपरेट चीज है ये। तो 0.5 हो बाद में करते हैं, 0.6 ठीक है डन, 0.7 डन। चलें गुडविल को समेटते हैं, ML की गुडविल तो निकल आएगी। 4500, तो गुडविल ये NCI बन गई 4500, उस वक्त कितना था हमारे पास 80, तो 20, 800 और इसमें से हो गया हुआ है 20%, 160। NCI प्रोपोर्शनेट, हाँ जी, नहीं आप कह रहे हैं कि 2017 में भी एम्पेयर हो गई हो, अगर हुई होती तो बता देते ना, बस पिछले साल ही हुई थी जो हुई थी, मजीद नहीं हुई। 16 तक ही बस एम्पेयर थी, उसके बाद मजीद जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, ये NCI प्रोपोर्शनेट पे है, इसलिए इंपेयरमेंट यहां से लेस। और इधर ये गुडविल दी हुई है 118 नेगेटिव, तो अगर ये दी हुई है तो इससे ऊपर उल्टा चल लेते हैं, ये पहले भी एक दफा सवाल में था इस तरह। $7,500 में से BL में कितने % शेयर लिए थे
कितने 65% ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट एनसीआई, और इसमें से नेट एसेट्स माइनस किए होंगे तो 160 नेगेटिव आया होगा। यहां से एक्स फाइंड कर लें, ये नेगेटिव 180 है। अच्छा 180 कितना, यानी इस डब्बे का टोटल 19,200 है। तो अब इस डब्बे से ऊपर 9,000 और 19,200 का 40%, 7680, और नेगेटिव गुडविल बनती है इनकम। नहीं यार ये फिगर ठीक नहीं है। अरे 60 तो हमारे पास है, 12,800। इस डब्बे के टोटल को कह दिया एक्स, इसका 40% एनसीआई ये हमारे पास है, तो यहां से एक्स निकल आया 12,800। डब्बे के अंदर 2600 और एनसीआई बन गया 12,800 का 40%, 5120। तो ये जो फिगर की जगह खाली थी ये आ गई यहां पर 2600। यहां तक अगर जाग रहे हैं, यहां तक कोई एतराज? चलिए पॉइंट 2 पे हाथ डालते हैं। पॉइंट 2 में पहले बुलेट पॉइंट में 80 से 60 हो रहा है, ये बनेगी एडजस्टमेंट इन इक्विटी, और फिर ये एस भी खत्म हो गया, ए बन रहा है, इस पे गेन ऑन डिस्पोजल निकलेगा। और ये एडजस्टमेंट इन इक्विटी और गेन ऑन डिस्पोजल निकालने से पहले देख लेते हैं कि यहां पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई एडजस्टमेंट, कोई एक्स्ट्रा एडप्शन वगैरह हो, तो पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो पॉइंट 2 के तीसरे बुलेट पॉइंट में पेरेंट ही की गलती बताई है बुक्स में, चौथे बुलेट पॉइंट में ठीक है, पांचवा बुलेट पॉइंट पॉइंट 2 का कर दें लिमिटेड। ये ईयर एंड की फिगर है, तो अब तो रही नहीं सब्सिडरी, अब तो कंसोलिडेट ही नहीं कर रहे, तो एलिमिनेट क्यों करें? तो इस 200 का कुछ भी नहीं करना, ठीक है। चलें, एडजस्टमेंट कोई नहीं थी करने वाली, तो इनको करते हैं क्लोज, ताकि एडजस्टमेंट इन इक्विटी कर सकें और गेन ऑन डिस्पोजल निकाल सकें। थर्ड बुलेट पॉइंट क्या, वो बताया ना, पेरेंट की बुक्स में गलती क्या हुई है। 1100 और 700। एमएल में एडजस्टमेंट करने वाली कोई नहीं थी। चले जी, पॉइंट नंबर 2, पहला बुलेट पॉइंट लेते हैं, ये है एडजस्टमेंट इन इक्विटी। एडजस्टमेंट इन इक्विटी यानी एस से थोड़ी सी हवा निकाल के छोटा एस बन गया, तो इसके लिए अदर रिजर्व्स में एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी होती है, जिसमें कितने पैसे मिले और इंक्रीज इन एनसीआई। लेकिन साथ ही साथ जो पेरेंट ने अपनी बुक्स में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड किया होता है, वो रिवर्स कर देते हैं। तो पेरेंट ने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है कैसे पता? लिखा हुआ है तीसरे बुलेट पॉइंट में कि जितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट खरीदी थी उसने उतनी ही बुक से निकाली और बाकी डिफरेंस प्रॉफिट में ले गया, तो यही करना था उसने।
तो अगर ये बात ना भी बताते तो यही करना था कि जितनी इन्वेस्टमेंट बेची थी उसको कम करके बाकी प्रॉफिट, तो ठीक है जितना प्रॉफिट इसने रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स कर देते हैं। कितना रिकॉर्ड किया होगा? लेस प्रॉफिट रिवर्सल कह लेता हूं चलो। कितने के बेचे ये शेयर्स? 20% उसने। 1188। अच्छा, अब ये जो 1188 के शेयर्स बेचे हैं ये उसने टोटल खरीदे कितने के थे? ये इधर 44 खरीदे थे उसने, 80%, 20 बेच रहा है उसमें से। तो ऐसे नहीं करेंगे यार, अमाउंट तो ये दी हुई है ना। जो पेरेंट ने अपनी बुक्स में इन शेयर्स को बेच के प्रॉफिट निकाला होगा वो रिवर्स कर रहे हैं, और उसकी जगह जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी बनती है वो डालेंगे। इसी तरह जो सेकंड बुलेट पॉइंट में उसने और शेयर्स बेचे हैं वो भी प्रॉफिट डाला होगा, वो भी रिवर्स कर देंगे अभी। तो ये इसने शेयर्स इतने के बेचे, और चूंकि ये खरीदे 4400 के थे, ये 80% शेयर्स खरीदे थे, 20 बेच दिए, तो ये उनकी कॉस्ट आ गई। तो कितना प्रॉफिट है जो उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया जो हम रिवर्स कर लेते हैं? 88। एक ये रिवर्स कर देते हैं और अगला भी यही कर लेते हैं, फिर भूल ना जाए। जो दूसरे बुलेट पॉइंट में फिर से बेचे 2926 के, ये कितने के खरीदे थे? 4400 इंटू 35/80, 1001। देख लेना यार, ठीक है। नहीं, हम यही तो निकाल रहे हैं कि वो जो 20% बिके उनकी कॉस्ट क्या थी। ये हम ये कर रहे हैं कि जो पेरेंट ने अपनी बुक्स में इनको बेच के प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा वो रिवर्स कर रहे हैं, और जो कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो लाने लगे हम। तो पेरेंट ने ये सारी इन्वेस्टमेंट 4400 की खरीदी थी, अब जितने जितने बेच रहा है उनकी वो कॉस्ट निकाल रहे हैं ताकि उसने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया वो रिवर्स कर सके। ये जो बाकी शेयर्स हैं ये अपडेट क्यों करता है? ये तो हम कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स करते हैं ना, ये तो हम लोग गेन ऑन डिस्पोजल निकालते हुए बाकी को हमने कंसोलिडेशन में अपडेट करना है। उसने तो सारा कॉस्ट पे रखा हुआ है, वो बैलेंस शीट में लिखा भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन एमएल एट कॉस्ट। ये प्रॉफिट रिवर्सल ये वो है जो पी ने अपने पास शेयर्स बेच के रिकॉर्ड किया है, ये रिवर्स कर दिया। अब हम पहली वाली सेल पे एडजस्टमेंट इन इक्विटी लाएंगे और दूसरी वाली सेल पे गेन ऑन डिस्पोजल। तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी की करते हैं वर्किंग। क्या इन दोनों को ऐड करके 55 कर लें, कोई मसला नहीं। जी जी, इसीलिए ब्रैकेट वाली बात लिखी है उन्होंने, तो पिछले में ऐसी एम्बिग्युइटी थी भी नहीं। ये सवाल ये पूछा है, अच्छा सवाल है कि पॉइंट नंबर 2 पहला बुलेट पॉइंट, 1 जुलाई 16 को एसएल डिस्पोज्ड 20% होल्डिंग, तो ये शक पड़ सकता है कि जितनी उसके पास थी उसमें से 20%, तो उन्होंने वही क्लियर कर दिया आगे ब्रैकेट में, ताकि वो 80% का 20% ना कर लें। 80 माइनस 20 सिंपली। एडजस्टमेंट इन इक्विटी, एडजस्टमेंट इन इक्विटी किस दिन कर रहे हैं ये काम? 1 जुलाई 16। और इसका तरीका होता है कि कितना कैश मिला, कितना मिला 1188, और उसके बदले हमने एनसीआई को क्या दिया? क्या? नहीं ना यार, ये एडजस्टमेंट इन इक्विटी है, वो गेन ऑन डिस्पोजल है बेचते हुए। ये S2S है, वो S2A है, ये दोनों अलग अलग होनी है। पहली सेल जो है वो S2S है, बड़े S से छोटे S पे आ रहा है, एडजस्टमेंट इन इक्विटी। दूसरा गेन ऑन डिस्पोजल है कि गई सब्सिडी, SA बन गया। इंक्रीज इन एनसीआई, इसका तरीका होता है कि उस वक्त एनसीआई की वर्किंग करते तो कैसे करते? एनसीआई एक्विजिशन पे कितनी थी? है 900। फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग में एनसीआई को क्या मिलता? कौन से वाले कॉलम को देखूं? वो 80 वाले को। 1100 का 20%, 220 कितना बना? 1120, और ये 20 है, हम उनको कितना दे रहे हैं?
ये मैं वो तरीका कर रहा हूं जो उस दिन क्लास में तय हुआ था कि ये ज्यादा आसान है कि आप उस दिन की एनसीआई की फिगर निकाल लें, इसकी बेस पे देख लें अब हम कितना एनसीआई को बढ़ा रहे हैं। तो एनसीआई पहले 20 थी, अब 40 कर रहे हैं, तो 20/20 इंक्रीज इन एनसीआई, नॉट रिवाइज्ड एनसीआई। एडजस्टमेंट इन इक्विटी वाली वर्किंग में हम यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज इन एनसीआई लेते हैं। उसका तरीका यह है कि उस दिन अगर एनसीआई की वर्किंग करते तो आप वो वर्किंग कर लें, उसके बाद ये पुरानी है, चेंज कितनी आ रही है, चेंज डिवाइडेड बाय पुरानी। एनसीआई की वर्किंग रिवाइज एनसीआई पे होती है, उसका तरीका यह है कि आप एनसीआई की वर्किंग करें डिवाइडेड बाय पुरानी इनटू नई। अरे उस पर कौन सा कैश रिसीट आ गया, मैं कह रहा हूं एनसीआई की वर्किंग बैलेंस शीट वाली। एडजस्टमेंट इन इक्विटी, चाहे एस से बड़ा एस हो, चाहे बड़े एस से छोटा एस हो, एनसीआई में जो चेंज आई है वो निकालते हैं। कैसे? उस दिन एनसीआई कैलकुलेट करते तो क्या करते, वो फिगर निकाल ली, अब डिवाइडेड बाय पुरानी इनटू चेंज। तो अब ये पुरानी 20 है और चेंज भी 20 है, यानी यही। इसी को 20/20 कर लें तो यही आ जाएगा। कर लें कर लें कर लें। वो एनसीआई की वर्किंग में था, चेंज में देखें इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओल्ड किया हुआ मैंने। बैलेंस शीट की एनसीआई की वर्किंग करते हुए न्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड है, एडजस्टमेंट इन इक्विटी करते हुए चेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड है, कि हम एनसीआई में चेंज कितना ला रहे हैं। ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो गेन टाइप चीज है 68। अच्छा, अगर ये ज्यादा पैसे मिल रहे हैं कि कम पैसे मिल रहे हैं, या ज्यादा पैसे दे रहे हैं या कम पैसे दे रहे हैं, मैं तो इस तरह से बता रहा हूं, लेकिन मैंने जिस तरह से इसको लिखा है, जब मैं एस को छोटा कर रहा हूं तो कैश रिसीव्ड ऊपर लिखा है, और जब एस को बड़ा कर रहे हैं तो कैश पेड नीचे लिखा है। तो आप ऊपर वाली फिगर में से नीचे वाली फिगर माइनस कर लें। मैंने फॉर्मेट भी ऐसे ही बनाया हुआ है, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव है, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव है। लेकिन मैं वैसे सॉल्व करते हुए बोल ये रहा था कि ज्यादा पैसे मिले हैं तो गेन है, कम पैसे मिले होते तो लॉस टाइप चीज होती। इसी तरह परचेज के टाइम पे जब मैं कह रहा था ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो लॉस था, कम पैसे देने पड़े तो वो गेन टाइप चीज थी। तो चाहे ऐसे याद रख लें, या जैसे मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि आप बेचते हुए कैश रिसीव ऊपर लिखें, खरीदते हुए कैश पेड नीचे लिखें, और दिस माइनस दिस करें, तो जो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर आए वो लिख लें। फॉर्मेट जो मैंने बुक पे रखा है वो इस तरतीब से रखा है, लेकिन बोल मैं ये रहा हूं कि ज्यादा पैसे मिल गए तो गेन है, कम पैसे मिल गए तो लॉस है। तो 68 का आ गया गेन, जो हम लिख देंगे यहां। दूसरा डिस्पोजल S2A, इसकी वर्किंग जितने पैसे मिल रहे हैं, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितने मिले 2926, और जितनी इन्वेस्टमेंट रख ली उसकी फेयर वैल्यू 25% रख लिए। टोटल एमएल के शेयर्स कितने 220, इसमें से हमने रख लिए 25%, और एक उस वक्त कितने का था, उस वक्त किस वक्त, कब 30 जून 17, तो उस वक्त एक शेयर एमएल का था 36 रुपए का। अच्छा, अभी एक लाइन में हो जाएगा, इसलिए अभी जुबानी बता देता हूं अभी, वरना अलग वर्किंग करता। अब ये जो बाकी 25% बच रहा है, अब आइंदा से इन्वेस्टमेंट इन ए की कहानी शुरू हो गई, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग होती,
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ये होता, और इसमें वो अदर रिजर्व और रिटेन अर्निंग ऐड करते जो इसके बाद हैं। तो चूंकि वो इसका बाद अभी आया ही नहीं, तो इन्वेस्टमेंट इन ए ये ही है जी। अगर ये 30 जून 17 की बजाय को 2-4 महीने पहले होता तो इन्वेस्टमेंट इन ए बन रही है अब, तो ये इन्वेस्टमेंट इन ए का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद मैंने फिर यहां पर MLA वाला कॉलम बनाया होता और उस पे जो आंसर आता उसका 25% लगा के यहां ऐड होता इक्विटी मेथड और इन्वेस्टमेंट इन ए में ऐड होता। लेकिन चूंकि ए ये बनी ही अभी ईयर एंड पे है, तो इन्वेस्टमेंट इन ए बस यही है। अभी टाइम ही नहीं गुजरा कि उसमें रिटेन अर्निंग और अदर उसका ऐसा ऐड करें, तो बस यही इन्वेस्टमेंट इन ए है और यही इधर इन्वेस्टमेंट इन ए है। अदरवाइज कोई टाइम गुजरा होता तो हम इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की वर्किंग करते अलग। गेन ऑन डिस्पोजल, जितने पैसे मिले और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन, इसमें से लेस। इसका तरीका, डिस्पोजल डेट पे जो नेट एसेट्स थे क्या क्या थे, कैपिटल, $2200, रिटेन अर्निंग्स कौन सी फिगर, वो कौन सी, ये क्लोजिंग पोजीशन 3200, और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कोई नहीं की, गुडविल और जो मजीद एडजस्टमेंट्स की हैं कोई नहीं। अच्छा, अब अगर यहां पर आप जो मैंने कल फॉर्मेट पे चेंज कराई थी, गुडविल की उस डिस्पोजल डेट वाले दिन एस के नेट एसेट्स मजीद प्लस माइनस क्या, गुडविल भी, और जो जो हमने कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स की हैं, तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स कोई नहीं, तो कोई नहीं कि इंपेयरमेंट लिखूं। तो कल हमने ये यही कंक्लूड कर लिया था ना कि गुडविल पूरी लिख लेते हैं। अच्छा, अब वो जो वहां से है, अगर आपने ये वहां इधर देखना है तो फिर इंपेयरमेंट मिस कर जाएंगे। लेकिन इंपेयरमेंट तो है, वो भी एडजस्टमेंट ही है, इसलिए इंपेयरमेंट भी लिखनी है यहां 160। वरना कल सवाल करते हुए कुछ इशारे ये बन रहे थे कि गुडविल और यहां जो एडजस्टमेंट की है, तो अब वो यहां तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल एडजस्टमेंट की है गुडविल की इंपेयरमेंट, तो इसलिए 160 भी वहां से लेस है। कल फेयर वैल्यू थी ना, इसलिए इस कॉलम में लिखी नजर आ रही थी, और इसमें से लेस ये क्या बना 60। और कल बताया था कि अगर तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो एनसीआई तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर प्रोपोर्शनेट पे है तो बस इसकी परसेंटेज ले लेते हैं। तो एनसीआई है 30%, 40 है, मना भी किया था। टू फोर नहीं यार, हाँ ठीक है, थ्री सिक्स कुछ गड़बड़ हो गई यार। प्रीमियम किधर है,
$900 प्रीमियम भी था भाई। टू 776 अभी भी लग वैसे मुझे गड़बड़ ही रही है। 416 हाँ गलती हो गई एक है। अच्छा अच्छा अब एक तरीका बनाया हुआ है, मैं जब चोर रास्ता निकालूंगा तो गलती होगी ना, नहीं लगाना इस पे शेयर। एनसीआई सही वाला तरीका जब बताया था, वैल्यू एट एक्विजिशन, ये 900 लेकिन ये तो 20 थी ना, 40 है ये तो 1800 और पोस्ट एक्विजिशन। ये फिगर हम कैसे निकालते हैं, उस वक्त अगर एनसीआई की वर्किंग करते हैं तो एनसीआई की वर्किंग करते हैं तो ये 900 ये और रिटेन अर्निंग्स ये दोनों अगर अभी बैलेंस शीट ईयर एंड है, अगर अभी एनसीआई की वर्किंग कर रहे होते हैं दोनों ही लेते हैं ना, तो 1800 ये 1800 ये वाला 1800 नहीं है, ये 1800 ये है। अगर अभी ये मजीद ना बेचा होता, अभी अगर एनसीआई की वर्किंग बैलेंस शीट के लिए कर रहे होते तो इन दोनों को मिला के नई एनसीआई लगाते ना, है ना, तो यही कर रहा हूं मैं। कितना 720, तो इसमें से ये दोनों निकाल दें, डबल 4 486। तो इसी वजह से मैंने यकीनन कुछ ऑपरेशन करके रूल बनाए होंगे, तो एमी स्किप किया, उसको तो गलती हो गई। ये क्यों हुई गलती, वैसे इंपेयरमेंट की वजह से हुई है। जब हमने इसके ऊपर 40 ले लिया तो वो इंपेयरमेंट का भी 40% एनसीआई को चला गया, हालांकि एनसीआई तो प्रोपोर्शनेट पे है, तो इसलिए जो बताया था उसी तरह चले, ये ना लगाएं इस पे 40%, एनसीआई जैसे सिखाइए वैसे ही करें, तो वो इंपेयरमेंट की वजह से गलती होगी। अच्छा सोल्यूशन में ना फिगर सही है, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ये गलती लिखी हुई है। सोल्यूशन में वर्किंग 4 देखें, ये 720 की जो फिगर निकली हुई है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20%, ये 40 है। ये जो 720 है ना, ये 1800 पे 40 लगा हुआ है, वो लिखा 20 हुआ है लेकिन वो 40 है, लगा 720 ही है लेकिन वो लिखा 40 की जगह 20 हुआ है, तो ब्रैकेट में 20 की जगह 40 कर लें। वर्किंग 4 की सेकंड लास्ट लाइन, ये जो 720 निकाला हुआ है, पीछे ब्रैकेट के अंदर 20% लिखा हुआ, वो 40 है। गेन ऑन डिस्पोजल वाली वर्किंग और एडजस्टमेंट इन इक्विटी वाली वर्किंग, ये दोनों आई सवाल में, चलो अच्छा दोनों से रिपीट हो गई। मैं गेन ऑन डिस्पोजल दोबारा बताता हूं। जब सब्सिडी को बेच रहे हैं, जितना कैश मिल रहा है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिटेन है तो उसकी फेयर वैल्यू, उस वक्त सब्सिडरी के नेट एसेट्स प्लस माइनस जो हमने यहां एडजस्टमेंट्स की, ये आंसर निकला। इसमें से एनसीआई की क्या फिगर माइनस करूं, आज क्या डिस्पोजल डेट अगर समझे बैलेंस शीट होती तो उस वक्त एनसीआई की वैल्यू कैसे निकालते, वो वैल्यू निकाली, इसमें से लेस की, ये आउटर कॉलम में आएगा तो गेन लॉस निकलेगा। तो ये गेन 486, इधर आ गया गेन ऑन डिस्पोजल,
पॉइंट नंबर 2 डन। देख नहीं, हम डिस्पोजल डेट को अगर बैलेंस शीट समझें, उस वक्त एनसीआई की जो वर्किंग करते, तो उस वक्त एनसीआई तो 40 है ना, 20 थोड़ी है। तो हम उसके दोनों कॉलम्स के ऊपर वो 40 आ रहे होते। पीछे जितने सवाल किए उनमें अगर सब्सिडी के 2 कॉलम बनाए हुए थे, तो हम उन दोनों कॉलम्स के ऊपर एनसीआई का लेटेस्ट अपडेटेड शेयर लगा रहे थे। तो इसलिए 1800 के ऊपर 40। डिस्पोजल डेट को एनसीआई बैलेंस शीट समझे, उस वक्त जो एनसीआई की वर्किंग करते, ये वो फिगर है। डिस्पोजल डेट पे एस की इक्विटी, जो जो हमने कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स की, और उस दिन अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो एनसीआई क्या निकालते हैं। और क्या रह गया 0.5 के अलावा? 0.5 ठीक है, 0.5 करता हूं। यार एक बार जरा स्पीड स्लो के साथ गुजार दो। ये जगह चाहिए खाली। ये भी मिटा दो। गेन पॉइंट नंबर 5 समझाता हूं। जॉइंट ऑपरेशंस में हिस्सा डाला था बीएल ने, और उसने वो हिस्सा डाला था 1 जुलाई 16। 1550 थे इस पे, यानी अगर मैं ऑपरेशंस की बात करूं तो ऑपरेशंस इतने एसेट्स और इतने कैपिटल के साथ शुरू हुआ होगा। जब ये जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट हुए होंगे, मैं जॉइंट ऑपरेशंस की बात कर रहा हूं, तो इतने एसेट्स और इतने कैपिटल के साथ शुरू हुए होंगे। 40% हिस्सा बीएल का था, तो इनमें 40% लगाया होगा बीएल ने। कितना? 620। तो वही है जो उसकी इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन में करते हैं कि इन्वेस्टमेंट उड़ा देते हैं, उड़ा दी। एसेट्स और लायबिलिटीज में और अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में अपना हिस्सा शामिल कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो चलो उड़ा दी, यहां लिखी नहीं। अब एसेट्स, लायबिलिटीज और अदर रिजर्व रिटेन अर्निंग में अपना हिस्सा वहां शामिल कर लेते हैं। एसेट्स कितने हैं अब इसके, उसकी तो बैलेंस शीट ही नहीं पता है। 1550 से शुरुआत जरूर हुई थी पीपीई से, लेकिन पूरा साल गुजारा इस जॉइंट ऑपरेशंस ने। उसकी इनकम और एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। इन इनकम्स और एक्सपेंसेस के बारे में लिखा हुआ है कि ये सब सेटल हो गई। पॉइंट नंबर 5 पढ़ रहा हूं। रेवेन्यू 1100, खर्चे 670 एक और 130 एक। सारे इनकम्स और एक्सपेंसेस सेटल हो गए। लेकिन सेटल हो गए का मतलब है कि पे और रिसीव हो गए, यानी इन ऑपरेशंस का एज सच कोई पेएबल रिसीवेबल नहीं आ रहा। इनका कोई पेएबल रिसीवेबल नहीं आ रहा। सारा का सारा इन ऑपरेशंस के पास कैश पड़ा हुआ है। इन ऑपरेशंस के अगर मैं कैश फ्लो बनाऊं तो इनका रेवेन्यू कितना था? 1100। ये इसका वर्किंग
5। ऑपरेशंस का रेवेन्यू कितना था? 1100। इसकी पावर जनरेशन कॉस्ट कितनी थी? 670। और अदर एक्सपेंस थे 130। अच्छा, एक तो एक मसलियत के तहत कर रहा हूं, इसका जरा सब टोटल करिएगा। 300। इतना कैश उनके पास आ गया था, इतना कैश आ गया था इनके पास। और प्रॉफिट कितना कमाया था इसने? देखें, हमने ना प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन में करना होता है कि ऑपरेशंस के एसेट्स, लायबिलिटीज और हमारी रिटेन अर्निंग में हमारा हिस्सा वो शामिल करना होता है। तो पहला ही साल था, तो जो प्रॉफिट है वही रिटेन अर्निंग्स है। तो इसने कितना प्रॉफिट कमाया था इस साल? यही। डेप्रिसिएशन भी है। डेप्रिसिएशन कितनी है? 10 साल लाइफ है, तो 15-50 एक साल ही गुजरा है, तो यही इनकम स्टेटमेंट है और यही रिटेन अर्निंग्स है। 145। एसेट्स में हिस्सा एसेट्स में शामिल कर लेंगे, लायबिलिटीज का हिस्सा लायबिलिटीज में शामिल कर लेंगे, और प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग का हिस्सा रिटेन अर्निंग में शामिल कर लेंगे। तो ये रिटेन अर्निंग का हिस्सा है। जॉइंट ऑपरेशंस 145 का 40%। किस कॉलम में लिखूं? बीएल में। क्यों? क्योंकि है ये बीएल का, ये जॉइंट ऑपरेशंस बीएल के हैं, तो इसलिए ये बीएल वाले कॉलम में आ जाएगा। कितना बना? 58। ये आ गया रिटेन अर्निंग का हिस्सा। पीपी का हिस्सा, ये देखें, पीपी का हिस्सा 1550 माइनस 155 का 40%। ये पीपी का हिस्सा होगा। अगर ऑपरेशंस की आज बैलेंस शीट बने तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन होती है जॉइंट ऑपरेशंस में, उसके एसेट्स लायबिलिटीज का हिस्सा साथ मिला लेते हैं और रिटेन अर्निंग का हिस्सा। तो रिटेन अर्निंग तो बस यही थी और पीपी ये था। 1550 डेप्रिशिएट होकर कितना रह गया था? उसका 40%। और जॉइंट ऑपरेशंस के पास कैश कितना पड़ा है? 300। जॉइंट ऑपरेशंस के पास कैश पड़ा हुआ है 300। लेकिन ना, हम इसको जरूर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट करते, लेकिन एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सेंटेंस समझाता हूं आपको। उससे पहले प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन वाली बात रिपीट कर रहा हूं। जॉइंट ऑपरेशंस के एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट, और उसकी रिटेन अर्निंग्स में जो हिस्सा वो कंसोलिडेट, और जो हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है वो उड़ा दें, और गुडविल होती तो वो लिख लेते। बस नॉर्मल कंसोलिडेशन से फर्क इतना है कि इसमें एनसीआई नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कंसोलिडेट ही प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं। तो हमने पीपी कंसोलिडेट कर लिए, रिटेन अर्निंग कर ली, अब कैश को कंसोलिडेट करना है। तो कैश को बिल्कुल कर लेते, लेकिन सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि जो हमारे इस जॉइंट ऑपरेशंस की दूसरी पार्टी है, उसने कहा है कि ये जो आपका हिस्सा बनता है ना कैश में, ये मैंने देना है आपको ईयर एंड के बाद। ये पॉइंट नंबर 5 के लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो फिर हम कैश में ऐड करने की बजाय इसको रिसीवेबल में ऐड करेंगे। जी, प्रॉफिट को कैश क्यों किया हुआ है? नहीं, मैंने ये किया है कि ये इनकम कैश सेल्स, ये एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस, सिवाय इसके तो इसकी एंट्री उस ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। क्योंकि लिखा हुआ है ना सवाल में कि ऑल इनकम्स और एक्सपेंसेस सेटल हो गए थे ड्यूरिंग द ईयर। मैं दोबारा समझाता हूं ये पॉइंट। ये जॉइंट ऑपरेशंस का पहला साल है। अगर मैं जॉइंट ऑपरेशंस की आपको बैलेंस शीट की शक्ल दिखाऊं तो 1 जुलाई को इस जॉइंट ऑपरेशंस के पास पीपी आ गए थे और इसमें कैपिटल 1550 आया था। दोनों ने मिलकर पैसे लगाए थे, उससे पीपी खरीद लिए थे उस दिन। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि इस जॉइंट ऑपरेशंस के पास कैश डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई 1100, फिर एक्सपेंसेस डेबिट हुए, कैश क्रेडिट हुआ
800, डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, पीपीई क्रेडिट हुआ 155। तो अब अगर हम ईयर एंड पे ऑपरेशंस की फिगर देखें तो उसके पास कैश आ रहा होगा 300। ये मैं कह रहा हूं कि कैश 300 है। अगर ये इस सवाल में लास्ट लाइन ना लिखी होती 0.5 में कि दूसरी पार्टी ने कहा है कि हम आपको ईयर एंड के बाद देंगे ये सारा हिस्सा, तो हम जरूर 300 के ऊपर हिस्सा लगा के यहां ऐड कर लेते। लेकिन अब हम यहां की बजाय यहां रिसीवेबल में ऐड करेंगे, तो 300 का 40%। ये जॉइंट ऑपरेशंस को प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेट कर लिया। रिटेन अर्निंग का हिस्सा पोस्ट में यहां आ गया, लेकिन बीएल वाले कॉलम में, और एसेट्स कंसोलिडेट हो गए प्रोपोर्शनेट। बस ये सवाल था। बीएल थ्री 429। अच्छा, ये ना मैं ये एसएल वाला कॉलम आगे बढ़ा रहा हूं। ये एड शेयर इन बीएल 3429 पे बीएल में कितने परसेंट शेयरिंग? 60%। एमएल का क्या करूं? 1100 पे और 700 पे 60%। 60, 80 और 60, और इनके आंसर निकाल के ये कॉलम टोटल कर दें। कितना? 8963 इतना ही बन रहा है या आंसर देखा है? चलो सही है। कोई और इन्वेस्टमेंट है या बस वही सब्सिडीज वाली थी? एसेट्स हो गए पूरे, गुडविल कोई नहीं आएगी। क्यों गुडविल कोई नहीं आएगी? बीएल पे थी नहीं, एमएल वाली बेच दी, खत्म, तो गुडविल नहीं है। और कैपिटल पेरेंट का 20,000, प्रीमियम पेरेंट का 1,000, रिटेन अर्निंग वर्किंग 2 8963.4। करंट लायबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और लास्ट एनसीआई सिर्फ बीएल की वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी? 5120, और रिटेन अर्निंग्स में 3429 का 40%, 13.6 6491.6। ले जी, बैलेंस शीट होगी इंशाल्लाह डेली। इतनी सी बात थी।
चले अगले लेक्चर में एसोसिएट बेचना बता के तो उसका भी सवाल कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर 70 बस।